हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एजुकेशन में। और मैं विवेक आज आपको अपनी इस वीडियो में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के एमएड सेकेंड सेमेस्टर के सभी पेपर्स जो कि 2024 में आए हुए थे उसके बारे में चर्चा करने वाला हूं। तो आइए इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं और आपका ज़्यादा समय लिए बिना हम ये बताते हैं कि उस 2024 के पेपर में जो 4 पेपर्स होते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, एमएड के सेकेंड सेमेस्टर में, वो क्या थे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं और समझते हैं फर्स्ट पेपर के बारे में, जो कि है आपका एजुकेशनल स्टडीज़, ठीक है, शैक्षिक अध्ययन। तो आप देखिए जो सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन ए, उसमें वेरी शॉर्ट आंसर में आया है ज्ञान क्या है। सबसे पहला ज्ञान क्या है, व्हाट इज़ नॉलेज। दूसरा प्रश्न आया है चिंतन क्या है, थिंकिंग के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना। तीसरा प्रश्न आप देख सकते हैं के जनरेशन की अवधारणा क्या है, के जनरेशन की अवधारणा को समझाने के लिए बोल रहा है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन नंबर 4, अनुशासन की अवधारणा क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, ठीक है ना, डिसिप्लिन, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कह रहा है लचीली शिक्षा से आप क्या समझते हैं, लिबरल एजुकेशन जो है वो क्या है। उसके बाद छठा प्रश्न जो कह रहा है कि व्हाट इज़ पेडागॉजी, शिक्षण शास्त्र क्या है, पढ़ते हुए आ रहे हैं पहले से आप। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि व्हाट इज़ एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र क्या है। आठवां प्रश्न कह रहा है व्हाट इज़ टीचिंग, शिक्षण क्या है, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, अधिगम से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। तो ये रहा सेक्शन ए। बात करेंगे सेक्शन बी की, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्नों के लिए होता है। और इसमें जो दूसरा प्रश्न है वो कह रहा है कि ज्ञान एवं सूचना में क्या अंतर है, अथवा में इसी में पूछ रहा है बगैर सीमा के ज्ञान, लर्निंग नॉलेज विदाउट बाउंड्रीज क्या है, बिना सीमा के ज्ञान की व्याख्या कीजिए। तो ये प्रश्न संख्या 2 में प्रश्न 2 पूछे गए हैं, एक अथवा में है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वहाँ पर प्रश्न कह रहा है शिक्षा शास्त्र का अर्थशास्त्र से क्या संबंध है, ठीक है, यानी शिक्षा शास्त्र का अर्थशास्त्र से संबंध की व्याख्या आपको यहाँ पर करनी है। अथवा में पूछ रहा है शिक्षा शास्त्र का संप्रेषण के साथ क्या संबंध है, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो यहाँ पर कह रहा है कि विषय वस्तु ज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र ज्ञान के जुड़ाव की विवेचना कीजिए, यानी कंटेंट नॉलेज और पैडागॉजिकल नॉलेज में क्या लिंक है, क्या संबंध है, इसकी विवेचना आपको करनी है। अथवा में यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा है सार्वभौमिक ज्ञान एवं संदर्भित ज्ञान के जुड़ाव की विवेचना कीजिए, ठीक है, समझ में बात आ गई ना। अब आगे बढ़ेंगे और पहुंचेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, शिक्षा के अंतर विषयी प्रकृति की विवेचना कीजिए, इंटर डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ एजुकेशन जो है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा में जो कह रहा है जीवन पर्यंत शिक्षा में अधिगमकर्ता की भूमिका की चर्चा कीजिए। जीवन पर्यंत लाइफ लॉन्ग लर्निंग जो होता है उसमें अधिगमकर्ता की भूमिका की चर्चा यहाँ पर करनी है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अर्थ के खोज में अधिगम को स्पष्ट करें, क्लियरिफाई लर्निंग एज अ सर्च ऑफ मीनिंग, है ना। अर्थ के खोज में अधिगम का क्या तात्पर्य है यहाँ पर। उसके बाद अथवा में कह रहा है अधिगमकर्ता किस प्रकार के ज्ञान से सृजनकर्ता हो सकता है, स्पष्ट करें, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे और सेक्शन सी पे पहुँचेंगे। सेक्शन सी में जो प्रश्न पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7, उसको देखें, ज्ञान प्राप्ति की विधियों का वर्णन कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 है शिक्षा शास्त्र का समाज शास्त्र के साथ क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए, ठीक है, दोनों के बीच संबंध की बात यहाँ पर पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है सैद्धांतिक ज्ञान एवं प्रायोगिक ज्ञान के जुड़ाव की विवेचना कीजिए, ठीक है, थियोरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज के बीच क्या लिंक है, क्या संबंध है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 पे, और ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है कह रहा है कि ज्ञान के सृजनकर्ता के रूप में शिक्षकों की भूमिका का उदाहरण सहित विवेचना कीजिए, ठीक है। वहीं क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सीखने के स्तंभ
जानने के लिए सीखना एवं जीने के लिए सीखना को स्पष्ट कीजिए। शिक्षण के जो स्तंभ हैं, 4 पिलर्स ऑफ लर्निंग जो हमारे हैं, है ना, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, उसमें से जो लर्निंग टू नो एंड यहाँ पर लर्निंग टू नो एंड लर्निंग टू लिव टुगेदर, जो पहला और जो चौथा पिलर है, उन दोनों को स्पष्ट करना है और शिक्षा में इसके निहितार्थ की भी चर्चा करनी है। ठीक है, तो ये हमारा पेपर नंबर 1 रहा एजुकेशनल स्टडीज़ का। आइए बात करेंगे नेक्स्ट पेपर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सेकेंड पेपर की बात करें तो सेकेंड पेपर है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन सेकेंड सेमेस्टर का। उसमें देखते हैं कि 2024 में क्या आया हुआ था। तो आइए शुरू करते हैं जल्दी से। और ये जो सेक्शन ए है, वेरी शॉर्ट आंसर का पहला प्रश्न पूछ रहा है, शिक्षा के समाजशास्त्र का संप्रत्यय क्या है। ठीक है, शिक्षा के समाजशास्त्र का कॉन्सेप्ट आपसे पूछ रहा है। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि संस्कृति से आप क्या समझते हैं, कल्चर क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा क्या है ना, सोशल चेंज। ठीक है, सोशल मूवमेंट एंड सोशल चेंज, ये 2 चीज़ें यहाँ होती हैं। यहाँ पर सोशल चेंज के बारे में पूछ रहा है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, संवैधानिक आदर्श क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सोशल कंट्रोल, सामाजिक नियंत्रण से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो यहाँ पर पूछ रहा है, शैक्षिक समानता के अर्थ को स्पष्ट कीजिए, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ एजुकेशनल इक्वालिटी। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है 7, सामाजिक गतिशीलता का संप्रत्यय क्या है। ठीक है ना, सामाजिक गतिशीलता, सोशल मोबिलिटी क्या है, समझाना है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सामाजिक व्यवस्था क्या है, सोशल सिस्टम क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डी स्कूलिंग। इवान इलिच ने जो निर्विद्यालयीकरण या डी स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट दिया वो क्या है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात यहाँ पर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अर्बनाइजेशन, नगरीकरण के अर्थ को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपका सेक्शन ए। बात करेंगे सेक्शन बी की। तो यहाँ पर सेक्शन बी में जो क्वेश्चन पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षा के समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, और अथवा में इसी में पूछा कि शिक्षा के समाजशास्त्र की अध्ययन विधियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो यहाँ पर भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं बताइए। ठीक है, भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताएं बताना है। अथवा में कह रहा है कि सामाजिक नियंत्रण के साधन क्या हैं। ठीक, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो यहाँ पर कह रहा है सामाजिक परिवर्तन के निरोध क्या हैं, है ना, कॉन्स्ट्रेंट्स यानी बाधाएं पूछ रहा है। सोशल चेंज में बाधाएं कौन कौन सी हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स ऑफ सोशल चेंज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 या क्वेश्चन नंबर 4 में अथवा में जो पूछा है वो क्या है, नगरीकरण का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो कह रहा है कि भारत में युवा आंदोलन के संदर्भ में अपना एक मत व्यक्त कीजिए। ठीक है, उसके बाद अथवा में ही कह रहा है स्त्री शिक्षा में आधुनिक प्रयास क्या हैं। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 6 की अगर बात करें तो भविष्य शास्त्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। फ्यूचरोलॉजी जो है वो क्या है, भविष्य शास्त्र की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 6 के अथवा में जो प्रश्न पूछा, सामाजिक व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, सेक्शन सी लॉन्ग आंसर वाला में जो है उसमें क्या प्रश्न पूछा वो भी देख लेते हैं। 7 पूछ रहा है कि समाजशास्त्र में एवं शिक्षा के बीच संबंध का वर्णन कीजिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, क्या शिक्षा सामाजिक परिवर्तन ला सकती है, तर्क दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको तर्क देना है कि शिक्षा द्वारा सामाजिक परिवर्तन आ सकता है अथवा नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, सामाजिक नियंत्रण में शिक्षा की क्या भूमिका है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि सामाजिक गतिशीलता के प्रकारों की विवेचना कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि भारत में आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, और ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये सेकेंड पेपर की बात हो गई हमारी। अब बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर की। तो आइए शुरू करते हैं।
तो ये रहा VBSPU का एमएड सेकेंड सेमेस्टर का थर्ड पेपर, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट सेक्शन ए की बात। तो इसमें जो प्रश्न जो है पूछा गया, समावर्तन संस्कार क्या है, समावर्तन संस्कार। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ह्यूमन राइट्स के बारे में लिखना है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, सकल नामांकन अनुपात क्या है, GER जिसको शॉर्ट में कहते हैं, है ना। तो उसके बाद आपका क्लास मॉनिटर सिस्टम क्या है, क्लास मॉनिटर सिस्टम। ठीक है, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन किसे कहते हैं। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, शिक्षित बेरोजगारी क्या है, ठीक है ना। बिस्मिल्लाह संस्कार क्या है, बिस्मिल्लाह सेरेमनी। ड्रॉप आउट किसे कहते हैं, समझाइए। मठ क्या है, इसको समझाइए, है ना। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बात कर रहा है गुरुकुल क्या है, गुरुकुल के बारे में कुछ लिखना है हमें यहाँ पर। ठीक, सेक्शन बी की बात करें तो सेक्शन बी में जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की व्याख्या कीजिए अथवा मैकाले के विवरण पत्र का वर्णन कीजिए। आपने इसको पहले भी पढ़ा होगा, है ना। मैकाले के विवरण पत्र का वर्णन करना है। उसके बाद आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो वंचित वर्गों की शिक्षा हेतु संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। वंचित वर्गों के लिए कौन कौन से संवैधानिक प्रावधान जो है किए गए, उसको यहाँ पर लिखना है। अथवा माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख अनुशंसाओं का वर्णन करना है, माध्यमिक शिक्षा आयोग। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, मानव विकास सूचकांक के घटकों के विषय में बताइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के कौन कौन से घटक हैं उसको यहाँ पर बताना है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद आ गया, अथवा में जो है शिक्षा के संदर्भ में राज्य और पंचायती राज की भूमिका का वर्णन कीजिए। शिक्षा के संदर्भ में राज्य और पंचायती राज की भूमिका का वर्णन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में जो पूछा है, कह रहा है लैंगिक समानता में शिक्षा किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद अथवा में ही कह रहा है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा की उपादेयता को कैसे समृद्ध बना सकती है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा की उपादेयता को कैसे समृद्ध बना सकती है, समझाना है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो अच्छे नागरिक बनने में शिक्षा कैसे योगदान करती है, ये आपको समझाना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ें। अथवा में कह रहा है कि राइट अबाउट द मेजर यूनिवर्सिटीज़ ऑफ एंशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के प्रमुख विश्वविद्यालयों का वर्णन। ये जो प्रमुख विश्वविद्यालय हैं उसमें से कुछ विश्वविद्यालयों का वर्णन करना है। ठीक, कुछ सेक्शन सी की बात करें, लॉन्ग आंसर। तो इसमें जो प्रश्न पूछा है 7वां, कह रहा है कि वैदिक शिक्षा प्रणाली के किन विशेषताओं को आधुनिक शिक्षा प्रणाली में प्रासंगिक माना जा सकता है ना। काफ़ी जो है गहन प्रश्न पूछ रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो भारतीय शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय निकाय किस प्रकार महत्वपूर्ण हो सकते हैं। जो इंटरनेशनल बॉडीज़ हैं वो कैसे भारतीय शिक्षा प्रणाली के विकास में सहायक हो सकती हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि भारत में प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख समस्याओं का वर्णन करते हुए उनके निराकरण के उपायों की चर्चा कीजिए। ठीक है, और ये जो अगला प्रश्न है वो कह रहा है संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों और मूल कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो पूछ रहा है, कह रहा है कि भारतीय शिक्षा नीति 2020 की संस्तुतियों से शैक्षिक क्षेत्र में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो अब हमने थर्ड पेपर की भी चर्चा कर ली है। आइए शुरू करते हैं फोर्थ पेपर, जो कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट पेपर है आपके एमएड सेकेंड सेमेस्टर के लिए। जो फोर्थ पेपर है डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मेहनत लेने वाला भी है। तो इसलिए इस पेपर को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा ताकि आपकी जो है बैक वगैरह ना आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फोर्थ पेपर है एमएड सेकेंड सेमेस्टर VBSPU का, उसमें आइए समझते हैं डाटा एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव में क्या पूछ रखा था 2024 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से आपको कहना चाहता हूँ अच्छे से तैयारी करिए। हमारे चैनल पे इस सब्जेक्ट की
सभी वीडियोस पूरे सिलेबस से रिलेटेड जो भी है वो डाल दी गई हैं और आप जो है वहाँ से देखकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एग्ज़ाम में अपने आप को अच्छे स्कोर से पास कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आप थोड़ा सा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अक्सर इस सब्जेक्ट में स्टूडेंट की बैक लगती है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी बैक लगे, इसलिए आप इसको वीडियो को जो है वीडियोज़ को हमारे चैनल पे जो है उसको ध्यान से देखिए और अच्छा स्कोर करिए और अगले सेमेस्टर में आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम भी और सेक्शन ए की बात करते हैं कि सेक्शन ए में क्या पूछ रखा है वेरी शॉर्ट आंसर में। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है कह रहा है शतांक और शतांक क्रम में अंतर बताइए, डिफरेंशिएट बिटवीन परसेंटाइल एंड परसेंटाइल रैंक। ठीक है, तो आपको बताना है, ये इसकी वीडियो भी हमारे चैनल पे है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ ईच एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। परिवर्तनशीलता या विचलनशीलता मापने के सापेक्ष और निरपेक्ष मापकों के कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे और कह रहा है कि अगर माध्य 30 तथा बहुलक 36 हो तो माध्यका का मान कितना होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसका एक रिलेशन है, मॉड इक्वल टू, है ना, इसका रिलेशन जो है आपको वहाँ से देख लेना है, हमारे चैनल पे भी अपलोड किया गया है ना। देखिए माध्य हमारा 30 है, बहुलक 36 है, तो माध्यिका का हमें मान निकालना है। तो इन तीनों के बीच एक रिलेशन है, बहुलक बराबर 2 मीडियन माइनस 3 मीन। ठीक है ना, इससे आप निकाल सकते हैं, वो चैनल पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्राचलिक और गैर प्राचलिक परीक्षण में कोई दो अंतर बताइए। पैरामीट्रिक एंड नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट में कोई दो अंतर बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सांख्यिकी तथा प्रचालन में अंतर बताइए। स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर्स में क्या डिफरेंस है, या इंग्लिश में आप देखिए ज़्यादा समझ में आएगा। स्टैटिस्टिक्स एंड पैरामीटर में क्या डिफरेंस है, सांख्यिकी और प्रचालन में अंतर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, किन परिस्थितियों में माध्यका माध्य से बेहतर माप मानी जा सकती है ना। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो आपको यहाँ पर आंशिक सहसंबंध का सूत्र लिखना है यहाँ पर। ठीक है, सिर्फ सूत्र लिखना है, R12.3, R13.2, R23.1 का सूत्र लिखिए। ये भी हमारे चैनल पे अपलोड है, आंशिक सहसंबंध गुणांक पार्शियल कोरिलेशन, वहाँ से आप इसको पढ़ के सीख सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी के कोई दो उपयोग लिखिए। शिक्षा के क्षेत्र में सांख्यिकी के कोई दो उपयोग यहाँ पर लिखना है। ठीक है, इजी है, लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, यहाँ पर कह रहा है आंकड़ों के वर्गीकरण के प्रमुख प्रकारों का उदाहरण नाम बताइए। आंकड़ों का वर्गीकरण का प्रकार कौन कौन सा, किस तरह से वर्गीकरण हम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, सामान्य प्रायिकता वक्र को समझाना है। ठीक है, सामान्य प्रायिकता वक्र क्या है इसको समझाइए। ठीक, उसके बाद अब आएंगे आगे सेक्शन पे, सेक्शन बी। जो सेक्शन बी है शॉर्ट आंसर, उसमें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये डेटा यहाँ पर दिया हुआ है और इस डेटा से आपको माध्य व माध्यिका की गणना करनी है। डेटा आप देख लीजिए, कुछ इस तरीके से डेटा जो है वो दिया गया था। लेस देन यानी 12 से कम 4, 12 से 14 के बीच 6, 14 से 16 के बीच 7 और लेस देन 18 ये है 22। तो इस तरह से डेटा दिया हुआ है और इसमें माध्य और माध्यिका की गणना, मीन एंड मीडियन की गणना जो है करनी है यहाँ पर। ठीक है, डेटा आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर ये अथवा में, ठीक है ना, अथवा में बहुलक ज्ञात करना है। दिए गए आंकड़ों से समांकों से बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करना है इस आंकड़े से, आप देख सकते हैं आंकड़ा आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये आंकड़े से आपको बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, मॉड, ठीक, तो 10 से 12 2, 13 से 15 5, 16 से 18 9, 19 से 21 9, 22 से 24 3 और 25 से 27 1।
तो ये रहा हमारा डेटा, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप इस डेटा को नोट कर लीजिए, सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप देखिए काफ़ी जो है लंबा है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन है और इससे संबंधित आपको वीडियो न्यूमेरिकल भी मिल जाएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। आप नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व को देखिएगा, वहाँ पे मिलेगा। कह रहा है 400 छात्रों के एक समूह को हिंदी परीक्षण दिया गया जिसका माध्य 55 था, मानक विचलन 12 था। हिंदी परीक्षण पर प्राप्तांकों के वितरण को सामान्य रूप से वितरित मानकर यह ज्ञात कीजिए कि कितने छात्रों ने 65 से अधिक अंक प्राप्त किए, कितने छात्रों ने 40 से 75 के बीच अंक प्राप्त किए और कितने छात्रों ने 35 से कम अंक प्राप्त किए, ठीक है। तो इसकी पूरी वीडियो हमारे चैनल पे मिलेगी, है ना। अब इनफैक्ट जितने भी सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं सभी की वीडियोस हमारे चैनल पे विथ एग्जाम्पल जो है दी हुई हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा में इसी में कह रहा है कि यहाँ से पूछ रहा है कि 500 छात्रों के एक समूह को सृजनात्मकता परीक्षण दिया गया। समूह को 5 भागों में बांटा जाना है, अत्यंत सृजनशील, सृजनशील, सामान्य सृजनशील, कम सृजनशील व अत्यंत कम सृजनशील, और ये इस प्रकार बांटा जाना है कि सृजनशीलता का विस्तार समान रहे। याद करिए कि विभिन्न भागों के कितने कितने छात्र आएंगे, विभिन्न भागों के कितने कितने छात्र आएंगे, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है, ठीक। अब आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। कह रहा है उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से किसी परीक्षण की विश्वसनीयता जो है मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। विश्वसनीयता मापने की विधियां हैं उसको बताना है। अथवा वैधता के विभिन्न प्रकारों की उचित उदाहरणों का प्रयोग करते हुए व्याख्या कीजिए। वैधता के विभिन्न प्रकार के उदाहरण सहित व्याख्या करनी है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर आपको ज्ञात करना है रैंक ऑर्डर कोरिलेशन, श्रेणी क्रमशः संबंध गुणांक यहाँ पर ज्ञात किया है। कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी में दिए गए हिंदी और गणित प्राप्तांकों के मध्य श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक की गणना कीजिए। प्राप्त रो, श्रेणी क्रम सहसंबंध गुणांक को रो से डिनोट करते हैं, रो की व्याख्या कीजिए कि यह इनके बीच संबंध कैसा है, ये आपको व्याख्या करना है। तो डेटा कुछ इस तरीके से स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इस डेटा को लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। अथवा में ही पूछ रहा है प्रतिगमन से आप क्या समझते हैं, रिग्रेशन क्या है, प्रतिगमन तथा सहसंबंध में अंतर बताइए। ध्यान दीजिएगा, इससे भी संबंधित वीडियो हमारे चैनल पे रिलेटेड है, जो अवेलेबल है, ठीक। प्रतिगमन और कोरिलेशन दोनों को है हमारे पास, ठीक है। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। कह रहा है शैक्षिक अनुसंधान में सांख्यिकी महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको बताना है, ठीक। अथवा में कह रहा है कि गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है। गुणात्मक आंकड़ों का विश्लेषण किस प्रकार किया जा सकता है, आपको ये बताना है। अब बात करेंगे सेक्शन सी की, जो लॉन्ग आंसर में है, उसमें प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को, उपयुक्त उदाहरणों का प्रयोग करते हुए आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण की विभिन्न विधियों की व्याख्या करनी है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा कैसे है, उसकी कौन कौन से तरीके हैं वो आपको यहाँ पर बताना है, ये भी हमारे चैनल पे है, ठीक। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 जो है कुछ इस तरीके से दिया गया है। एक समायोजन अनुसूची को बुद्धिलब्धि के आधार पर विभाजित 3 श्रेणियों के विद्यार्थियों को समायोजन के स्तर के अध्ययन के लिए प्रशासित किया गया, ठीक है। और परीक्षण के परिणाम नीचे दिए गए हैं। बताइए कि क्या बुद्धि के स्तर की विभिन्नताओं के कारण समायोजन के स्तर पर भी सार्थक विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी या नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमें अनोवा का इस्तेमाल करना है, ठीक है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है ना। ये इंग्लिश में अगर आप देखना चाहते हैं तो ये क्वेश्चन है आपके सामने, है ना, ये क्वेश्चन है और ये डेटा है, ठीक है। और अब यदि हिंदी में देखना चाहते हैं तो ये आपका हिंदी में क्वेश्चन है ना, और डेटा ये आपके सामने है, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है।
तो आपको यहाँ पर संबंध निकालना है। ठीक है, क्या सार्थक विभिन्नताएं अंतर है अथवा नहीं, ये चीज़ हमको यहाँ पर पता करनी है। एनोवा का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, इंग्लिश में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है ना, और डेटा कुछ इस तरीके से है। कह रहा है कि एक तात्कालिक स्मृति के परीक्षण में 21 बालकों को आयु के आधार पर 3 समूह ए बी सी में विभाजित किया गया। परीक्षण के प्राप्त अंक निम्नलिखित हैं। बताइए क्या यहाँ आयु के आधार पर तीनों समूह एक दूसरे से सार्थक रूप से भिन्न हैं अथवा नहीं। 3 ग्रुप्स यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तीनों में भिन्नता है या नहीं, सार्थक भिन्नता है कि नहीं, ये हमें यहाँ पर बताना है। देखिए, है ना, तो ये डेटा है। उसके बाद समूह ए, समूह बी, समूह सी, तीनों में भिन्नता हमें ज्ञात करनी है। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना है और यहाँ पर ये डेटा है। ठीक है ना, इंग्लिश में आप देख सकते हैं। और यहाँ पर वास्तविक माध्य क्रमशः 52 और 44 से विचलन भी ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, और ध्यान दीजिएगा डेटा थोड़ा क्रिटिकल है, यहाँ पे एक्स नहीं है ना, इसको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो वास्तविक माध्य क्रमशः 52 और 44 से विचलन भी ज्ञात करना है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो यहाँ पर दिया गया है शतांक क्रम ज्ञात करना है, परसेंटाइल रैंक। ठीक है, परसेंटाइल रैंक में आप देखिए 34 और 85 का शतांक क्रम आपको निकालना है। ठीक, और डेटा कुछ इस तरीके से है। डेटा को और थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं ताकि आपको स्क्रीन पे दिखे। ये है आपका डेटा। ठीक है ना, पूरा डेटा आपका यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो है पेपर आया था स्टैटिस्टिक्स का। ठीक है ना, काफ़ी टफ पेपर आया था 2024 में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में। ठीक है, तो इस पेपर को अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप किसी भी स्टैटिस्टिक्स के पेपर को जो कि यूनिवर्सिटी में आता है उसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, थ्योरी को अच्छे से पढ़िएगा ताकि यदि न्यूमेरिकल ना आए तो हम थ्योरी को सॉल्व कर सकें। ठीक है, इसके लिए आप हमारे चैनल पे विज़िट करिए और उसमें दी गई जो डाटा एनालिसिस की प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट पे जाइए, उसमें दिए गए वीडियोस को आप पूरे ध्यान से देखिए, पढ़िए और आप डेफिनेटली एग्ज़ाम्स में अच्छे स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस चैनल से जुड़ सकें और लाभ ले सकें। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ दिन।